Assalamualaikum friends, it's your instructor Trace here and welcome to the 6th video of C++ tutorial series। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले तो बेसिक डाटा टाइप्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक डाटा टाइप में हमने एक डाटा टाइप पढ़ी थी इंटीजर की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर की डाटा टाइप पढ़ी थी जो कि हमारे पास INT से रिप्रेजेंट किया जाता था, यानी कि उसका कीवर्ड जो था वो एक INT था। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास हमने ये देखा था कि इंटीजर में हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनके जो हमारे पास होल नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास होल नंबर कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 67 हो सकता है, 90 हो सकता है एंड सो ऑन हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे वो नंबर्स आ जाते हैं जिसकी वैल्यू होल नंबर्स हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं बूलियन। ठीक है, अब बूलियन की बात करते हैं, बूलियन क्या होता है। अब बूलियन में हमारे पास क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या x की वैल्यू, जैसे हम बात करते हैं क्या x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 10 है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ आंसर ट्रू या आंसर फॉल्स नहीं आएगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुई तो इसका मतलब आंसर ट्रू आएगा, अगर नहीं हुई तो इसका मतलब आंसर फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बूलियन है वो हमारे पास ट्रू या फॉल्स की वैल्यू के अंदर ही प्ले करता है। ठीक है, या तो बूलियन का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फॉल्स होगी या उसकी वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और डाटा टाइप है जिसे हम कहते हैं करैक्टर की डाटा टाइप। अब करैक्टर की डाटा टाइप क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नाम है, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ टाइम हमारे पास एक वर्ड है। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो टाइम है ये कितने करैक्टर्स या कितने लेटर से मिलके बना हुआ है, तो आप मुझे बता दें कि ये 4 करैक्टर से मिलके बना हुआ है। वो कैसे, क्योंकि टी हमारे पास सिंगल करैक्टर है, आई सिंगल करैक्टर है, एम सिंगल करैक्टर है, ई सिंगल करैक्टर है। तो हमारे पास करैक्टर का वेरिएबल क्या करता है, करैक्टर की डाटा टाइप का वेरिएबल क्या करता है, एक सिंगल करैक्टर को होल्ड करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, अब जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास हमने नंबर स्केल पढ़ा था, मतलब फिर लाइन नंबर पढ़ा था कि हमारे पास एक नंबर है 1। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैं पूछता हूं आपसे कि 0 से 1 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, लेकिन 0 से 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं। क्यों? अगर मैं आपको बात करूं कि हमारे पास 0 से 0.1 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन 0 से 1.1 के दरमियान भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सो हमने बात की थी कि हमारे पास इंटीजर के अंदर तो होल वैल्यूज स्टोर होती हैं, लेकिन हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसे नंबर्स स्टोर होते हैं जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल पार्ट शामिल हो, फ्रैक्शनल पार्ट शामिल हो। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारे पास एक डबल फ्लोटिंग पॉइंट की वेरिएबल भी होता है। फ्लोटिंग पॉइंट की डाटा टाइप होती है, वो किस लिए इस्तेमाल होती है, वो हमारे पास एक प्रिसाइज वर्जन होता है फ्लोटिंग पॉइंट का, यानी कि जिस तरह हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं कि हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज आती है वो 4 होनी चाहिए हमारे पास मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए। लेकिन अगर हम उनकी पॉइंट्स मतलब कि जो डेसिमल पार्ट के बाद डिजिट्स होते हैं उनको बढ़ा दिया जाए, जैसे मैं अगर बात करता हूँ डेसिमल पार्ट ये है हमारे पास और उसके बाद मैं 4 रखता हूँ डेसिमल पार्ट के वैल्यूज, तो हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी आएगी। लेकिन अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ तो हमारे पास क्या होगा कि एक्यूरेसी और भी ज़्यादा अच्छी आएगी हमारी नंबरिंग में। ठीक है, तो क्या होता है कि डबल फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का क्या मतलब होता है, वैल्यूलेस हमारे पास होता है कि उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू नहीं, ठीक है, नल वैल्यू होती है। चलिए अब हमारे पास हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके साथ साथ हम अपने इस टॉपिक को भी इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा सा, और जो कि हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, स्विच स्टेटमेंट करती क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है, एक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, उसको हम टेस्ट करते हैं किसी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ ऑर्डर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसका सिंटैक्स किस तरह से है। सबसे पहले सिंटैक्स लिखते हैं हम, सबसे पहले स्विच लिखते हैं। ठीक है, स्विच हमारे पास एक
कीवर्ड है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करवाता है कि यहाँ से हमारी स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस आती है, पैरेंथेसिस में हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा जाता है, मतलब कि जिस वैल्यू को हमने टेस्ट करना है। अब जो वैल्यू टेस्ट की जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास किसी नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंगली टेस्ट की जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं बात करता हूँ कि एक हमारे पास वैल्यू है, ये जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो हमारे पास जिस वैल्यू के अगेंस्ट टेस्ट की जाएगी उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक केस है, ठीक है। हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक केस भी हो सकता है, मल्टीपल केसेस भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ केसेस भी हो सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस के मुताबिक है, हमारी अपनी डिमांड के मुताबिक है। फिर हम लिखते हैं केस, फिर आगे उसकी वैल्यू जो कि हमने जो एक्सप्रेशन में पास की होती है और हमारे पास जो केस की वैल्यू होती है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक्सप्रेशन के अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो हमारे पास केस की वैल्यू से मैच करती है। अगर वो मैच होती है तो हमारे पास केस के आगे जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं। अब जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है ब्रेक। अब ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एक केस भी हो सकता है, दो केस भी हो सकते हैं, तीन केस भी हो सकते हैं, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट भी आती है। डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट क्या करती है, बेसिकली हमारे पास अगर जो भी वैल्यू यानी कि जो भी एक्सप्रेशन यूज़र ने एंटर की है वो किसी भी केस की वैल्यू से अगर नहीं मैच होती तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट की वैल्यू चलती है। जिस तरह से हमारे पास इफ़ का अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो हमारे पास एल्स की वैल्यू चलती है, तो इसी तरह हमारे पास डिफ़ॉल्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ इसी तरह सीन होता है कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं चलती तो हम डिफ़ॉल्ट की वैल्यू चला देते हैं। तो अब डिफ़ॉल्ट के एंड पे ब्रेक लगाना लाजमी नहीं है, इसके साथ भी ब्रेक लगाना लाजमी है हर केस के साथ, लेकिन अगर हम लगाते हैं तो बेनिफिट हमें ये होता है कि अगर हमारे पास ये केस ट्रू हो जाता है तो क्या होगा कि हमें बाकी केस चलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा कि एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यू के साथ मैच कर जाती है और ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं लाइन बाय लाइन ऑर्डर में। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जब ब्रेक नहीं लगा होगा तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन ऑर्डर में चलती चलती वहाँ तक एग्जीक्यूट करती जाएगी जहाँ तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता। तो क्या होगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट केस होगा उसकी भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये बेनिफिट हमारे पास होता है कि हम यहाँ पर इसको ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें, ठीक है। चलिए अब इसको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट से करके देखते हैं कि हमारे पास इसको किस तरह से अमल में लाया जाता है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है कि हम एक वैल्यू को टेस्ट करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी उसके अगेंस्ट टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है, यानी कि हम कंसीडर करेंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो एक ग्रेड की वैल्यू है, यानी कि ए बी सी डी हमारे पास कोई ग्रेड होगा, हमने उसको अगेंस्ट कैलकुलेट करना है किसी दूसरी ग्रेड के। यानी कि अगर हमारे पास से यूज़र एंटर करता है एक वैल्यू डी तो हम उसको कंपेयर करवाएंगे किसी दूसरी वैल्यू के साथ, यानी कि हमारे पास केस के अंदर डी भी होगा, ए भी होगा, सी भी होगा, बी भी होगा। तो अगर वो किसी वैल्यू के साथ मैच करता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस दिखा दी जाए स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने ये कोड लिख रखा है पहले से, मैं टाइम को बचाने के लिए कोड पहले से लिखा था, तो आपकी स्क्रीन पर ये सामने शो हो रहा है। सो अब हमने बात की थी पहले डाटा टाइप की, हमने करैक्टर डाटा टाइप की बात की थी जो कि हमारे पास किसी भी एक इंटीजर, किसी भी एक करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी सिंगल करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। अब हमने करैक्टर टाइप डिफाइन कर दी, उसके बाद हमने वेरिएबल का नेम लिखा, फिर हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी डी। ये हमने वैसे ही सपोज कर लिया कि यूज़र ने डी एंटर किया और अब हमने इस ग्रेड की वैल्यू को जो कि डी है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट यानी कि एज अ एक्सप्रेशन पास कर दिया स्विच स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी, ये जो ग्रेड की वैल्यू है वो नंबर ऑफ केसेस को टेस्ट करेगी, ठीक है। अब एक बात आपने देखी होगी कि यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस एक साथ लिखे हुए हैं, यहाँ पे सिंगल केस, यहाँ पे सिंगल केस। अब हमारे पास ये दोनों क्या है, हम इस तरह से भी अपने केसेस को डिफाइन कर सकते हैं। हम एक चाहे तो एक केस भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम मल्टीपल केस लिख सकते हैं सिंगल सिनेरियो के लिए, ठीक है। तो क्या करेगा कि हमारे पास ग्रेड जो है वो टेस्ट किया जाएगा केस ए के साथ, केस बी के साथ और सी के साथ, केस डी के साथ एंड केस एफ के साथ। अगर कोई भी वैल्यू मैच कर जाती है, जैसे सपोज करें कि हमारे पास वैल्यू डी है
तो क्या होगा कि केस की वैल्यू ए भी नहीं है, केस की वैल्यू बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है, तो डी के साथ वो मैच करेगा और ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारे पास उसने लिखा आ गया यू पास्ड, योर ग्रेड इज डी। तो क्या होगा कि हमारे पास ग्रेड तो डी था, तो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, सपोज कर लें कि अब हमारे पास यहाँ पे ग्रेड बी है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास एरर आ जाएगा, यानी कि कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे उसने एरर दे दिया, इनवैलिड। इनवैलिड क्यों दिया? क्योंकि मैंने कहा था कि एरर आ जाएगा और कुछ भी शो नहीं करेगा। वो क्यों? वो इस वजह से कि हमारे पास इस तरह का यानी कि स्मॉल लेटर बी का कोई भी केस मौजूद नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास स्मॉल लेटर बी का भी कोई केस मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं केस स्मॉल बी। तो क्या होगा कि हमारे पास सेम वही काम होगा। अगर मैंने अब लिख दिया तो अब क्या होगा, वेल डन आ जाएगा और हमारे पास ग्रेड जो होगा वो बी शो करवाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेल डन शो करवा रहा है और ग्रेड बी शो करवा रहा है। तो हमारे पास जो C++ प्रोग्रामिंग है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर स्मॉल लेटर सी यानी कि लोअर केस लेटर में ही एंटर करेगा तो हमें यहाँ से लोअर केस में रखना पड़ेगा, या आप अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि यूजर जो है अपर केस में एंटर कर दे और लोअर केस में भी एंटर कर सकता है, तो हमें दोनों की दोनों अजम्पशन साथ लेके जानी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस ए, तो क्या होगा कि हमारे पास, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, सॉरी मैंने इसको एग्जीक्यूट, यहाँ से अगर मैं ए लिख देता हूँ और अब मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो क्या होगा कि हमारे पास सेम टू सेम जैसे मैंने पिछली स्टेटमेंट के साथ किया था उसने भी सेम काम कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखता हूँ और इसको फिर से रन करता हूँ तो फिर से हमारे पास सेम एरर आएगा जो हमारे पास पिछली स्टेटमेंट की दफ़ा आया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।